Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss part 2 of colloidal dispersion. In this we discuss properties of colloids. Colloids की तीन properties होती हैं, optical properties, kinetic properties and electrical properties. First है optical property. In this, it inform regarding the shape, size, structure and molecular weight. यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो कॉलोइडल की शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर वेट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करने के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है लाइट स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट। सेकंड मेथड है टर्बिडिटी। Light scattering and Tyndall effect can be evaluated using light microscope, ultramicroscope, and electron microscope, while turbidity is detected by spectrophotometer and nephelometer. दूसरी प्रॉपर्टी है काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी सिस्टम्स एंड स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स। यानी कि काइनेटिक प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताने में हेल्प करती है और ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स क्या है कॉलोइडल सॉल्यूशंस के उसमें बताने में हेल्प करती है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज 5 तरीके से शो होती हैं। फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन, सेकंड है डिफ्यूजन, थर्ड है सेडिमेंटेशन, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फिफ्थ है विस्कोसिटी। यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉलोइडल डिस्पर्शन के द्वारा शो की जाती हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जो कॉलोइडल डिस्पर्शन होते हैं दे हैव अ चार्ज ऑन देयर सरफेस। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी उनके अंदर होगी। इसमें दे हेल्प टू डिटेक्ट जीटा पोटेंशियल। दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द प्लेन ऑफ shear of charged particle used to detect stability. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हेल्प करने डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस, सेकेंड इन डोनार मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, थर्ड इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल एंड फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। लेट्स डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज इन डिटेल। में हम देखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करने की मेथड। द फर्स्ट मेथड इज लाइट स्कैटरिंग मेथड और Tyndall effect. In this, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the path is visible. यानी कि अगर कोई strong light colloidal solution से पास होती है जो पाथ है वो विजिबल होगा। वाइल अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो सॉल्यूशन कॉलोइडल एंड सस्पेंशन के अंदर टिंडल इफेक्ट से डिफरेंशिएट की बात की जाए तो जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है लाइक होमोजेनियस सॉल्यूशन एग्जांपल इज वाटर विच डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वाइल कॉलोइडल विच एग्जांपल इज मिल्क शो द टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट एंड डिस्पर्स पार्टिकल से पोलराइज हो जाएंगे और पोलराइज होने के कारण इंड्यूस डाइपोल क्रिएट करेंगे विच इमिट्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। और जो लाइट है जो ऑल डायरेक्शन के अंदर इमिट होगी विच क्रिएट अ लाइट स्कैटरिंग। इससे डिटेक्ट करने के 3 मेथड्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है इट इज़ विजिबल लाइट और जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो 0.2 माइक्रोमीटर होनी चाहिए तभी अपन उन पार्टिकल को देख पाएंगे, बट इट इज़ नॉट फॉर कॉलोइडल सॉल्यूशंस। वाइल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी हेल्प टू ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे अपन लाइट स्कैटरिंग को देख सकते हैं जो पार्टिकल के बीच में होती है। द पार्टिकल्स अपीयर एज अ ब्राइट स्पॉट। इसमें जो पार्टिकल है वो ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखेगा एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द जीटा पोटेंशियल। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स होगा वो विजिबल लाइट ना होकर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर पार्टिकल साइज एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। और अगर इतने छोटे पार्टिकल का वो साइज एंड शेप डिटेक्ट कर सकता है तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू हेल्प टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ system. Here a diagram of light microscope in which light of source is visible and here is a projection to see the particle. And here is a electron microscope where source of light is high energy electron and electron detector is used. Next method है turbidity. टर्बिडिटी इज यूज टू एस्टिमेट कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल एंड मॉलिकुलर वेट। यानी कि जो टर्बिडिटी है वो डिस्पर्स पार्टिकल की कंसंट्रेशन एंड मॉलिकुलर वेट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। अब कैसे? जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का।
अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 बीकर हैं और एक बीकर में 10 ml ऑफ मिल्क एंड 90 ml ऑफ वाटर है और जो सेकंड बीकर है उसमें 50 ml ऑफ मिल्क एंड 50 ml ऑफ वाटर है, तो आप क्या अगर और टर्बिडिटी की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो सेकंड नंबर ऑफ बीकर है वो ज़्यादा टर्बिड है। और अब कंसंट्रेशन के आधार पे बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर ऑफ बीकर में कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज मोर या फिर डिस्पर्स पार्टिकल की कंसंट्रेशन इज मोर। तो अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात की जाए तो इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इन अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो कंसंट्रेशन को मेजर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के हिसाब से मेजर करता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, जैसे ही अपन ने लाइट सोर्स से लाइट प्रोवाइड की यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक सिस्टम और यहाँ पे अपना सैंपल है, तो जैसे ही लाइट पास की और अपने सैंपल के अंदर कुछ पार्टिकल होंगे तो लाइट से क्या होगा, लाइट वो पार्टिकल एब्जॉर्व करेंगे, कुछ ट्रांसमिट कर देंगे और कुछ रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज इन द सैंपल सॉल्यूशन। और जो रिमेनिंग लाइट है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी इट कैन बी ट्रांसमिटेड, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो डिजिटल डिस्प्ले पे आ जाएगी। इसको इवोल्यूट करने का एक फॉर्मूला है इंटेंसिटी को विच इज़ हियर, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, लेंथ ऑफ सैंपल एंड टर्बिडिटी मेजर की जाती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल है इसका लायोफोबिक कॉलॉइड्स। लायोफोबिक कॉलॉइड्स हैं उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो टर्बिडिटी ज़्यादा होगी और टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोलराइज होने के कारण वो हाई स्कैटरिंग क्रिएट करेंगे और हाई स्कैटरिंग करने के चक्कर में जो ट्रांसमिटेंस होगी वो लो होगी। सेकेंड मेथड है टर्बिडिटी का नेफिलोमीटर। नेफिलोमीटर इज यूज फॉर लायोफिलिक कॉलॉइड्स। स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी इज मेजर एट 90 डिग्री एंगल। नेफिलोमीटर लायोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए यूज किया जाता है और जो इंटेंसिटी है वो 90 डिग्री एंगल पे मेजर की जाती है। इसका यूज मोस्टली प्रोटीन, पॉलीमर एंड एसोसिएटिव कॉलर्स की स्टडीज के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका डायग्राम प्रेजेंट है जहाँ पे लाइट सोर्स है, सैंपल है और डिटेक्टर एक्ट एज अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन इसकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है कॉर्डियल सॉल्यूशन की उसकी बात करेंगे। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन, यानी कि जो कॉर्डियल पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और उसने ये कहा था कि ब्राउनियन मोशन इज एग्जिबिटेड बाय पार्टिकल ऑफ 5 माइक्रोमीटर, यानी जो 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल हैं या उससे कम होंगे वही ब्राउनियन मोशन शो करेंगे। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल होगा तो उस पर पहली बात तो इट मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं तो वो नीचे की जगह आने के चक्कर जगह इट डू अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक रैंडम मोशन क्रिएट करते रहेंगे एक दूसरे से टकरा के यूजिंग अ थर्मल एनर्जी। और अगर वही पार्टिकल का साइज बड़ा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, और विस्कोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो इट स्टॉप द मूवमेंट। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल का साइज बढ़ा दिया जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ सेडिमेंट होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है काइनेटिक की डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के कारण ही डिफ्यूजन होता है एंड अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ, अगर एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम है तो पार्टिकल तब तक डिफ्यूज होते रहेंगे जब तक कि इट डू नॉट मेंटेन अ इक्विलिब्रियम, यानी कि पार्टिकल डिफ्यूज spontaneously from a region of higher concentration to lower concentration until equilibrium achieve. Or the amount dq of a substance diffused in time dt across a plane of area s is directly proportional to the change of concentration dc with distance traveled। यानी कि जो सब्सटेंस है dq एक पर्टिकुलर अक्रॉस एस एरिया तब तक सैंपल को ट्रांसमिट करता रहेगा जब तक कि उसकी कंसंट्रेशन इज रिलेवेंट टू इस डिस्टेंस ट्रेवल टाइम। यहाँ पे एक फॉर्मूला और इक्वेशन है जो कि आइंस्टीन ने दिया था विच इज यूज टू डिटेक्ट द स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स, जहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को, टी रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, नीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी एंड अवोगाड्रोस नंबर को बताता है, एम फॉर मोलिकुलर वेट एंड वी फॉर पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। प्रॉपर्टी है काइनेटिक की ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर अपन बात करें तो इसको डिफाइन करना होगा द प्रेशर दैट वुड हैव टू अप्लाई टू अ प्योर सॉल्वेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग इनटू अ गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। यानी कि
अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कोई सिस्टम है जिसकी कंसंट्रेशन अलग है, तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर होने से बचाने के लिए लगाया जाने वाला प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है जहाँ पे C रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन, G रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट एंड T रिप्रेजेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल इज विस्कोसिटी, यानी कि कॉलोइडल के अंदर का विस्कोसिटी भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर विस्कोसिटी से भी कॉलोइडल डिस्पर्शन पे इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले अगर विस्कोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो विस्कोसिटी होती क्या है? इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि जो सिस्टम जितना मुश्किल से बह रहा है वो उसकी विस्कोसिटी कहलाएगी। अब कॉलोइडल डिस्पर्शन की विस्कोसिटी किस किस बात पर निर्भर करेगी? 4 पॉइंट पर डिपेंड करती है। पहला है शेप। अगर कॉलोइडल पार्टिकल स्फेरिकल इन शेप है तो विस्कोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे पे आसानी से फिसल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एफिनिटी ऑफ पार्टिकल टू द मीडियम। जो पार्टिकल है आपका डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेस का, वो डिस्पर्शन मीडियम से कितनी एफिनिटी रखता है, यानी कि वो लायोफिलिक है या लायोफोबिक है। लायोफोबिक होगा यानी कि डिस्पर्स फेज की एफिनिटी डिस्पर्शन मीडियम से कम है, तो क्या होगा? लो एफिनिटी और फॉल्स टू द विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी उस सिस्टम की कम होगी। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ कॉलोइड। लायोफिलिक हैव अ हाई विस्कोसिटी। रीजन क्या होगा? लायोफिलिक के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का, तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट इज मॉलिक्यूलर वेट। हायर मॉलिक्यूलर वेट हायर द विस्कोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने स्फेरिकल पार्टिकल के लिए, विच शोज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, viscosity of dispersed phase and volume fraction of colloidal particle. Last property of kinetic is sedimentation. Sedimentation, the velocity of spherical particle is, यहाँ पे एक velocity का फॉर्मूला दे रखा है spherical particle उनका मेजर करने के लिए, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कैसे मेजर की जा सकती है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो G रिप्रेजेंट एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ particle. Due to Brownian motion, strong force applied to bring sedimentation for this ultracentrifugation is used. क्योंकि कॉलोइडल डिस्पर्शन ब्राउनियन मोशन शो करता है और ब्राउनियन मोशन का पार्टिकल साइज बहुत ही कम है, तो सेल्फली वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, पार्टिकल नीचे की तरफ सेडिमेंट नहीं हो पाएंगे। तो पार्टिकल को सेडिमेंट करने के लिए वी हैव टू यूज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। और जैसे अगर अपन अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे तो इसमें 2 यूनिट फॉर्मूले में और ऐड हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन से रिलेट करेगी और दूसरा उसकी एंगुलर विस्कोसिटी से रिलेट करेगी। हियर इज द फॉर्मूला। सेडिमेंटेशन ऑफ कॉलोइडल डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या फिर क्या एप्लीकेशंस है अगर अपन उसकी सेडिमेंटेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन। सेडिमेंटेशन ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्शन हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर, हेल्प करता है। दूसरा है डिग्री ऑफ होमोजेनिसिटी, एक ही सैंपल में कितने सेम होमोजेनियस सिस्टम्स अवेलेबल हैं वो भी चेक करने में हेल्प करता है। थर्ड है इट ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अपन डिफरेंट मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा? ये इन्वॉल्व करता है एक पार्टिकल की मूवमेंट को जैसे ही उसको एक लिक्विड सिस्टम के अंदर डाला जाता है यूजिंग अ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोड डालोगे और सिस्टम के अंदर उसमें एक एनर्जी जनरेट करोगे तो पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करेगा और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर लिया जाएगा टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा? सेल फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रोड कंटेन द डिस्पर्शन, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे डिफरेंट अपोजिट चार्ज के जो कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर रहेंगे। दूसरा है व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड पार्टिकल माइग्रेट टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो 2 इलेक्ट्रोड है, एक है कैथोड एक है एनोड, तो पार्टिकल है वो मूव करना शुरू करेंगे ऑपोजिट चार्ज की तरफ, यानी कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रोड, और अगर पार्टिकल नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और ये जो रेट है इट कैन बी ऑब्जर्व बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूज करने की एप्लीकेशन क्या क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपने को कॉलोइडल पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ माइग्रेशन पता चलता है।
सेकेंड है उसका जीटा पोटेंशियल अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड है ये जितना भी मेथड है इट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय रैबिट एथ्रोसाइट। यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर है कि वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पार्टिकल। यानी कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी पार्टिकल की माइग्रेट करने की उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। यहाँ पे v अपॉन ई यानी कि वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज मोबिलिटी। मेथड है अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिटेक्ट करने का डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। इन दिस some agents like polyelectrolyte enhance the absorption of drug और help to maintain ionic equilibrium। यानी कि कुछ एजेंट्स जैसे कि पॉलीइलेक्ट्रोलाइट वो क्या करते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं एंड मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम को, बट खुद सिस्टम में ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक सोडियम एंड क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑन वन साइड of a semi-permeable membrane and negatively charged colloidal together with its counter ion R is placed on the other side। यानी कि इस तरह का डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो आउटसाइड सोडियम एंड क्लोराइड है वाइल इनसाइड एक पॉली इलेक्ट्रोलाइट है नेगेटिव चार्ज और सोडियम प्रेजेंट है एंड बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वेयर सोडियम एंड क्लोराइड freely across the barrier but the colloidal anion particle do not due to its size। सोडियम एंड क्लोराइड आउटसाइड इनसाइड इजीली मूव कर सकते हैं, बट जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट है वो मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका साइज सेमी परमिएबल को क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें क्या हेल्प हुई, जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट है वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है वाया मूविंग इटसेल्फ। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन क्या होगी, वाई जब अपन किसी दूसरे पॉली इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जो कि खुद तो ट्रांसफर नहीं होता बट सिस्टम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है या कोई प्रॉपर्टीज चेंज करता है, तो पहली एप्लीकेशन होगी पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सोडियम सैलिसाइलेट एंड पोटेशियम बेंजाइल पेनिसिलिन। यानी कि जो CMC है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा सोडियम सैलिसाइलेट का और पोटेशियम बेंजाइल पेनिसिलिन का। सोडियम सैलिसाइलेट इज अ नेसेड ड्रग व्हाइल पोटेशियम बेंजाइल पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। सेकेंड एप्लीकेशन है ion exchange resins sulfate increase the absorption of anion drug from intestinal tract into blood stream। यानी कि जो सल्फेट है रेजिन वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ड्रग का फ्रॉम द इंटेस्टाइनल, जो कि हेल्प करता है सिस्टम को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ले जाने के लिए। आपने देखा होगा काफ़ी सारी ड्रग के पीछे सल्फेट फॉस्फेट सब लिखा होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिस्टम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। थर्ड मेथड इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। इन दिस forcing a liquid to a flow through a plug or bed of a particle create a potential। यानी कि जब कोई लिक्विड को अपन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लग के थ्रू फोर्स करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर पार्टिकल का पोटेंशियल के रूप में डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं गैल्वेनोमीटर। दिस इज स्टीमिंग पोटेंशियल। एंड लास्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। लास्ट मेथड है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, ये एकदम रिवर्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इन दिस द क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल व्हेन पार्टिकल अंडरगो सेडिमेंटेशन। यानी कि जब सेडिमेंटेशन हो रहा है तब कौन सा पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, ये डिटेक्ट किया जाता है। इट डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ सस्पेंशन। अगर कोई सस्पेंशन पड़ा है तो ऑब्वियस है कि जो बड़े पार्टिकल हैं वो जल्दी से नीचे सेडिमेंट होंगे और जो छोटे पार्टिकल है वो ऊपर रहेंगे। तो टॉप एंड बॉटम के बीच में डिफरेंस कितना है, वो पोटेंशियल यूजिंग सेडिमेंटेशन पोटेंशियल डिटेक्ट किया जाता है। एंड इट इज ड्यू टू पार्टिकल साइज डिफरेंस। पार्टिकल में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टॉप एंड बॉटम पे डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे। अब है कुछ टॉपिक्स अपने कॉलोइडल डिस्पर्शन में और प्रेजेंट हैं जो कि दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट से कॉलोइडल डिस्पर्शन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें है एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्शन। स्टेबलाइजेशन अकम्प्लिश्ड बाय टू मीन्स। यानी कि जो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कॉलोइडल डिस्पर्शन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है और दो तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? पहला है कि लायोफोबिक पे क्या इफेक्ट करेगा और लायोफिलिक पे क्या इफेक्ट करेगा। लायोफिलिक के अंदर तो भाई पार्टिकल्स हैं जो कि एफिनिटी ज्यादा रखते हैं, तो उसके बाहर क्या होता है,
एक प्रोटेक्टिव सॉल्वेंट शीट क्रिएट हो जाएगी, तो सच इतना इफेक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। वही अगर अपन लायोफोबिक की बात करें तो एक प्रोटेक्टिव शीट नहीं होती है, तो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिस कारण इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो चीजें कर सकता है, या तो रिपल्शन कर सकता है या फिर अट्रैक्शन कर सकता है। रिपल्शन करेगा तो क्या होगा, इट प्रिवेंट द कोगुलेशन, और अट्रैक्शन करेगा तो इट क्रिएट अ एग्रीगेशन। Then according to the theory of DLVO, it is based on distance between two particles and force between the particle, which is due to electrostatical repulsion and London type वेंडर वॉल अट्रैक्शन। यानी कि अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है और रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो रिपल्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्शन होगा, दूसरा होगा उसके ऊपर लगने वाला लंडन टाइप ऑफ वेंडर वॉल attraction. So some amount of electrolyte controls stabilization due to repulsion and precipitation due to attractive force. यानी कि अगर कम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाली हुई है तो अपना सिस्टम फिर भी स्टेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट रिपल्शन क्रिएट करेगा और एक पार्ट है जो कि अट्रैक्शन करेगा। वहीं अगर अपन कुछ ज्यादा क्वांटिटी डाल दें तो मे बी इट अनस्टेबलाइज द सिस्टम। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो alcohol and acetone can also decrease the solubility of hydrophilic colloids, so that the addition of small amount of electrolyte may then bring about coagulation. यानी कि अगर अल्कोहल और एसीटोन किसी भी हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड के अंदर अपन डाल दें तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करेंगे, कोगुलेशन का, यानी कि अट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे सिस्टम के अंदर। कोजर्वेशन। अब कॉलोइडल डिस्पर्शन में कोजर्वेशन कैसे बनती है अपन उसकी बात करेंगे। कोजर्वेशन को अगर अपन डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल अंडरगो लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन गिविंग राइज टू पॉलीमर रिच डेंस फेज एट द बॉटम एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अबव। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसके अंदर दो बाइपोलराइज फेज क्रिएट होगी, और जैसे अपन इसके अंदर कोजर्वेशन एजेंट डालेंगे तो एक टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा, और आफ्टर टाइम ऊपर तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा ट्रांसपेरेंट, और नीचे एक टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर की पॉलीमर रिच सब्सटेंस अवेलेबल होंगे, विच इज नोन एज कोसर्वेट फेज। In this, a negative and positive charge hydrophilic colloids are mixed and the particles separate to form a rich layer of colloidal aggregates. इसके अंदर क्या होगा कि अपन एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस लेंगे सेम कैरेक्टर्स के, यानी कि हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर्स के, और जैसे अपन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ सेडिमेंट होते हुए एक एग्रीगेट क्रिएट कर लेंगे और ऊपर है एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। दिस इज नोन एज अ कोसर्वेट और दिस प्रोसेस इज नोन एज कोसर्वेशन। The phenomena in which macromolecule solution separate into two layers is known as a कोसर्वेशन। यानी कि जो प्रोसेस जिसके कारण जो अपना सॉल्यूशन है दो फेजेस में कन्वर्ट होता है, विच इज नोन एज अ कोसर्वेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव टू चूज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव की बात की तो अपन ने जिलेटिन ले लिया और नेगेटिव अकेशिया। जैसे इन दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों मिक्स करने के बाद एक प्रोटीन रिच पॉलीमर रिच डेंस फेज नीचे क्रिएट की, विच इज नोन एज कोसर्वेट, एंड ऊपर उसने एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना दिया। ये इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या है, सपोज जिलेटिन इज अ ड्रग एंड अकेशिया इज अ पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या करेगा, जिलेटिन के बाहर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा विच इज यूज्ड इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ड्रग को एनकैप्सुलेट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। यानी कि प्रेसिपिटेट बनाना है अपने को colloidal solution का, और वो कैसे बनेगा, जैसे ही उसके अंदर अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। अपन ने बात की थी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने दो चीजें की थी कि रिपल्शन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट क्रिएट करेंगे। इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेबल कॉलोइडल डिस्पर्शन। अगर कॉलोइडल डिस्पर्शन को स्टेबल बनाना होगा तो अपन को पेप्टाइजेशन प्रोसेस को यूज करना होगा। एग्जांपल की बात करें तो व्हेन वी यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड और उसको अपन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर देंगे तो एक रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी बनेगी विच हेल्प टू स्टेबलाइज द कॉलोइडल डिस्पर्शन। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है कैन बी पेप्टाइज्ड बाय द शेकिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। यानी कि सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर अपन सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करें तो। पॉइंट है इसका प्रोटेक्टिव कॉलोइडल एक्शन। वो क्या होता है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफाइल
to a hydrophobic colloid, so the hydrophile being absorbed on the hydrophobic particle known as protection। यानी कि अगर अपने को सिस्टम स्टेबल करना होगा तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोफिलिक के ऊपर हाइड्रोफोबिक डाल देंगे, तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के हैं, तो हाइड्रोफिलिक के ऊपर हाइड्रोफोबिक है जो कि प्रोटेक्टिव शीट क्रिएट कर लेगा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की हेल्प करेगा। सो द एडेड हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। और ये अब क्या काम आते हैं, इसके अंदर एक गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आती है विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। वो क्या होगी, यानी कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक अपन यूज कर रहे हैं हाइड्रोफाइल को स्टेबलाइज करने के लिए, दिस इज एक्सप्लेन बाय गोल्ड नंबर। डेफिनेशन होती है पर्टिकुलर गोल्ड नंबर की, वो है मिनिमम वेट इन मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ कलर चेंज फ्रॉम रेड टू violet in 10 ml of gold solution on the addition of 1 ml of 10% solution of NaCl। यानी कि जैसे ही अपन ने इनमें NaCl डाला तो जो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स हैं उसका कलर चेंज रेड टू वॉयलेट किस कंसंट्रेशन में हो रहा है, वो उसका गोल्ड नंबर है। एग्जाम्पल की बात करें तो बिस्मुथ सब नाइट्रेट और ट्रेगागेंथ एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव गम टू कोगुलेटिंग एक्शन, दे फॉर्म अ जेल और हार्ड केक। ठीक है, सो द सिस्टम इज कंपेटिबल विद द ट्रेगागेंथ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटेक्टिव कॉलॉइडल के गोल्ड नंबर की, यानी कि इनका फिक्स एक गोल्ड नंबर होता है, जिलेटिन का, एल्ब्यूमिन का, केशा का, सोडियम ऑलिएट का और ट्रेगागेंथ का यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कॉलोडल डिस्पर्शन इज एप्लीकेशन, यानी कि जो कॉलोडल डिस्पर्शन अपन बना रहे हैं तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होगी, क्योंकि अपन कोर्स को कॉलोडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को कॉलोडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसी कोई ज़्यादा एप्लीकेशन होगी तभी ये सारे प्रोसेस की जा रही हैं। अब इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल इसकी एप्लीकेशन 3 रिलेशन में दे रखी है कि पार्टिकल डायमीटर क्या क्या है, इसकी अपन कौन कौन से डिलीवरी टाइप बना सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं और इसकी कैरेक्टर्स क्या हैं एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें डिलीवरी सिस्टम की, तो हाइड्रोजेल्स और माइक्रोस्फीयर जिनका पार्टिकल साइज होता है 0.5 से 20 माइक्रोमीटर, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स ऑफ ईच टाइप इज एल्जीनियल, जिलेटिन, काइटोसन, पॉलीमेरिक, माइक्रोस्फीयर, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हाइड्रोजेल्स हैं। अगर इसकी प्रोसेस की जाए तो सस्टेन रिलीज ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। स्कैफोल्ड ऑफ सेल्स डिलीवरी इन टिश्यू इंजीनियरिंग में काम किया जा सकता है। वही अगर अपन माइक्रो पार्टिकल्स बनाए जिनकी रेंज है 0.2 से 5 माइक्रो पार्टिकल यूजिंग पॉलीस्टाइलिन बनाया जा सकता है एंड पॉलीइलेक्ट्राइड बना सकता है। माइक्रोस्फीयर हेल्प करते हैं टारगेट डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक सिस्टम के अंदर। अगर कॉलॉइड्स की इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन बनाया जाए जिनकी पर्टिकुलर पार्टिकल साइज रेंज है 0.15 से 2, इमल्शन क्या होगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल और मल्टीपल इमल्शन, ये काम आएंगे कंट्रोल एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक सिस्टम। फोर्थ इज लिपोसोम, लिपोसोम का पार्टिकल साइज रहेगा 32,000 नैनोमीटर, ये बनेंगे फॉस्फोलिपिड एंड पॉलीमर बेस्ड बाइलेयर वेसिकल्स होते हैं विच इज यूज्ड इन टारगेट डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स। फिर है मिशेल्स, मिशेल्स बनते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक सर्फेक्टेंट से, इसका पार्टिकल साइज होता है 3 to 18 नैनोमीटर, इट इज ऑल्सो यूज इन टारगेटेड डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक्स। फिर है नैनोमार्टिकल, नैनोमार्टिकल का साइज रेंज होगा 2 से 100 नैनोमीटर, इट इज मेड बाय लिपिड पॉलीमर इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, इसका यूज रहेगा टारगेट डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक्स में और नेविगेशनल डिवाइसेस बनाने में। फिर लास्ट है नैनो क्रिस्टल्स जिसका साइज रेंज होता है 2 से 100 नैनोमीटर्स, एग्जाम्पल है इसका क्वांटम डॉट्स, ये इमेजिंग एजेंट्स के रूप में काम आते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Thank you. Please like, share and subscribe.